क्या आप स्क्रीन के सामने बैठे बैठे ब्लैक होल देखना चाहेंगे? कल्पना करें कि सुबह होने वाला दृश्य हमारी सामान्य सूरज की किरणों का उदय न होकर कुछ और ही हो और अधिकांश ग्रह तारे के चारों ओर घूमते हैं क्योंकि उनके बीच एक विशेष संबंध होता है। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ ग्रह काले छिद्र के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं, जबकि काला छिद्र ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक खगोलीय पिंड है। ये ग्रह आखिर कैसे सुरक्षित रूप से अस्तित्व में बने रह सकते हैं? और क्या पृथ्वी काले छिद्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक बन सकती है? ग्रह और तारे के बीच के संबंध का जरूर कोई ठीक कारण होता है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। कोई भी ग्रह तारकीय धूल से विकसित होता है। आमतौर पर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है जो एक नवजात तारे के चारों ओर सितारा बनने की प्रक्रिया के दौरान बची हुई सामग्री के टुकड़ों से बनी होती है। इन सभी पदार्थों का आगे एकत्रीकरण होता है जिससे कि स्वतंत्र संगठन बनते हैं जो भारी तत्वों से बने होते हैं। लेकिन आखिरकार ग्रह ऐसे पिंड के चारों ओर कैसे बनते हैं जो केवल पदार्थ को अवशोषित करने पर केंद्रित होता है? वास्तव में केवल सीमित मात्रा में पदार्थ ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं और अधिकतर पदार्थ घटना क्षितिज में फंसे होते हैं। घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके अंदर प्रवेश करने पर वापस नहीं लौट सकते। ब्लैक होल का भी अपना एक्रेशन डिस्क होता है जो कि तारों के चारों ओर के एक्रेशन डिस्क के समान होता है। पदार्थ घटना क्षितिज के सामने जमा होते हैं। जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के इकेकुबो ने कुछ जटिल गणनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि ब्लैक होल के एक्रेशन डिस्क में शामिल गैस और धूल एक सामान्य प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से लगभग 1 मिलियन गुना अधिक होती है और ये पदार्थ कई बड़े आकार के नवजात ग्रहों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा निकट की दूरी पर ग्रह बीजों के गठन के लिए ब्लैक होल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की तुलना में अधिक प्रभावी है। प्रारंभिक ग्रह एक बर्फ के गोले की तरह होते हैं जो एक सघन कोर के चारों ओर पदार्थ के जमाव से बनते हैं। अब तक छोटा ग्रह 51 लुकास और एरिया हमारे सौर मंडल में मानवों को झात केवल प्रारंभिक ग्रहों के उदाहरण हैं। 然而，这样的原行星是每一颗现存星星的基础。一颗星星在从恒星旁的圆形星盘中诞生时，必须克服一个非常艰难的障碍。असल में जब एक प्रोटोप्लैनेट ने इतनी अधिक मात्रा जमा कर ली कि उसकी कक्षा अब स्थिर नहीं रहती, तब वह तेजी से स्टार के ध्रुवीकृत डिस्क की ओर बढ़ने लगता है और परिणाम स्वरूप बस स्टार के गुरुत्वाकर्षण से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो अगर प्रोटोप्लैनेट ब्लैक होल के ध्रुवीकृत डिस्क में बनता है तो उसके क्षय की संभावना काफी कम होती है। आकर्षणफान की कक्षीय गति बहुत तेज होती है, इसलिए ऊपर जन्मे ग्रह के कोर को तेजी से बहने वाली पदार्थ धारा द्वारा खींच लिया जाता है, जिससे इस भविष्य के ग्रह को ब्लैक होल में गिरने से बचाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि स्टार विकिरण एक और कारक है जो ग्रह को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बनने से रोक सकता है। ग्रहों का निर्माण मूल ग्रह डिस्क के ठंडे क्षेत्र में शुरू होता है, जहां धूल के कण जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। हालांकि युवा तारे से आने वाली तीव्र प्रकाश इस प्रक्रिया को जटिल बना देती है। इसी बीच ब्लैक होल के अवशोषण डिस्क के बाहरी क्षेत्र इतने घने होते हैं कि एक ग्रह खुद को धूल से ढककर इस विकिरण से बचा लेता है। इसलिए पृथ्वी से 10 गुना अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह ब्लैक होल के आसपास बनने की संभावना होती है। एक बार जब ग्रह का जन्म होता है तो यह बहुत संभव है कि यह स्वयं ब्लैक होल से काफी दूर हो, लगभग 10 प्रकाश वर्ष, और इसे ब्लैक होल द्वारा नहीं फाड़ा जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ब्लैक होल के आसपास हजारों ग्रह इसके चारों ओर घूम सकते हैं। किसी भी स्थिति में पृथ्वी की ग्रह द्रव्यमान के कारण यदि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है तो या तो यह फट जाएगी या अपनी कक्षा खो देगी और फिर स्वतंत्र रूप से तैरने लगेगी। हालांकि फ्रांस के बोर्डियो वेधशाला के खगोल भौतिक विज्ञानी सीन रेमंड के अनुसार ब्लैक होल के आसपास जीवन हो सकता है, भले ही केवल एक ग्रह हमारे पृथ्वी जैसा हो। रेमंड का दावा है कि सिद्धांत रूप में वहां और 5 ग्रह भी हो सकते हैं, पृथ्वी के सुविधाजनक पड़ोसी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुंभ राशि के ग्रह प्रणाली ट्रैपिस्ट 1 में इसके रहने योग्य क्षेत्र में 3 पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं। ब्लैक होल का रहने लायक इलाका उनकी द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करेगा। ब्लैक होल अत्यंत सघन होते हैं, साथ ही वे ब्रह्मांड में झात सबसे बड़े द्रव्यमान वाले खगोलीय पिंड हैं। एक ऐसा ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के समान है, उसका व्यास लगभग 6000 किलोमीटर होता है, जो लगभग शेनसुथी 7 जैसे तारे से 10 गुना छोटा है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र का ब्लैक होल लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर द्रव्यमान का है और इसका व्यास लगभग 23 मिलियन 6 लाख किलोमीटर है, जो बुध की सूर्य के चारों ओर कक्षा के व्यास का लगभग 40% है। लेकिन यहाँ तक कि अगर हमारे सूर्य का एक ब्लैक होल साथी होता जिसकी द्रव्यमान उसके बराबर होती और वह सूर्य से लगभग 10वें खगोलीय इकाई की दूरी पर उसके चारों ओर परिक्रमा करता, तो भी पृथ्वी पर जीवन में अधिक बदलाव नहीं होगा।只是我们的星球显然会因太阳是不是被这个黑洞遮挡而缺乏光照。由于地球的公转速度会稍微加快，地球的1年将从365天减少到258天制。于其他方面，地球基本会保持现状。अब चलो देखते हैं एक संभावित ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य से 10 लाख गुना है। शॉन रेमंड का अनुमान है कि ऐसे ब्लैक होल के रहने योग्य क्षेत्र में धरती के द्रव्यमान के आकार के 550 ग्रह स्थिर कक्षा में घूम सकते हैं। वास्तव में काले छिद्र के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव काले छिद्र के करीब के ग्रहों की कक्षाओं पर थोड़ा अधिक होगा, लेकिन ये ग्रह काले छिद्र से इतनी निकटता में नहीं होंगे कि वे टुकड़े टुकड़े हो जाएं।
काले छिद्र के चारों ओर के रहने योग्य क्षेत्र में जीवन को वास्तव में सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका यह है कि काले छिद्र और ग्रह के बीच में एक तारा लगाना। रेमंड के अनुसार यदि एक खगोलीय इकाई की दूरी पर 9 सूर्य जैसे सितारों का एक घेरा स्थापित किया जाए तो 550 पृथ्वी के द्रव्यमान वाले ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे ग्रहों पर 1 वर्ष का समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। रहने योग्य क्षेत्र के उस किनारे पर 1 वर्ष लगभग 1.6 दिनों में पूरा होगा, जबकि रहने योग्य क्षेत्र के बाहरी किनारे पर स्थित ग्रह पर 1 वर्ष 4.6 दिनों में पूरा होगा। लगभग 550 ग्रहों को रहने योग्य क्षेत्र में समायोजित करने के लिए उनके बीच की दूरी भी बहुत कम होनी चाहिए, लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के 2 गुना के बराबर। और हर ग्रह के सबसे निकटतम पड़ोसी आकाश में लगभग पूर्णिमा के चांद के आकार का 2 गुना दिखाई देंगे। ये 9 तारे हर 3 घंटे में ब्लैक होल के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। यह भी एक भव्य दृश्य होगा। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट में एक तारा ब्लैक होल के पीछे से गुजरता है, चाहे किसी भी कोण से देखा जाए। इसके अलावा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की रोशनी में विकृति होती है। ब्लैक होल के निकट के तारे लाल दिखाई देंगे, जबकि ब्लैक होल से दूर के तारे नीले दिखेंगे। रेमंड द्वारा गणना किए गए मॉडल में यह मान लिया जाता है कि ये 550 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में अलग थलग हैं। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने आगे यह अनुकरण किया कि यदि ग्रहों को यथासंभव कसकर रखा जाए तो संभावित रहने योग्य ग्रहों की संख्या इस स्थिति में 400 कक्षाओं की आवश्यकता होगी। प्रत्येक कक्षा में 2500 ग्रह समा सकेंगे। इस मॉडल में ग्रहों की संख्या बढ़ने के कारण अधिक प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता है। इसलिए रेमंड सुझाव देते हैं कि 9 तारों के बजाय 30 से अधिक तारों की जरूरत है। इस तरह से प्रत्येक पृथ्वी के द्रव्यमान का ग्रह हर दिशा से तारों की रोशनी प्राप्त करेगा। पास के ग्रहों के बीच की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से लगभग 10 गुना कम होगी। इसका मतलब है कि टकराव से बचने के लिए ये ग्रह ब्लैक होल के बहुत करीब होंगे। प्रत्येक ग्रह को लगभग 9 घंटे की आवश्यकता होगी और यह लगभग 10वें भाग की प्रकाश गति से एक परिक्रमा पूरी कर सकेगा। इससे बाहरी और आंतरिक रिंग के समय के बहाव की गति में अंतर होगा और आंतरिक रिंग पर लोग थोड़ा धीरे धीरे बूढ़े होंगे। पहली नजर में ऐसे गणना पागल लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में शायद मानव जाति का भविष्य इन गणनाओं पर निर्भर हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी दिन ब्रह्मांड में सभी सितारे बुझ जाएंगे और नए सितारों का जन्म नहीं होगा। एकमात्र संभावित शेष प्रकाश स्रोत होंगे वे पदार्थ जो ब्लैक होल के चारों ओर तेजी से घूम रहे हैं। किशी सभी तारे लगभग 1 खरब साल बाद पूर्ण रूप से बुझ जाएंगे, लेकिन हमें आज ही इस समस्या पर विचार करना होगा। तो आपका क्या विचार है? जब सभी तारे बुझ जाएंगे तो क्या हम ब्लैक होल के समर्थन पर निर्भर कर सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें।